हमने जैसी दुनिया बनाई है वो हमारी सोच का नतीजा है। इसे हमारी सोच बदले बिना नहीं बदला जा सकता। ये शब्द अल्बर्ट आइंस्टाइन के हैं। नमस्कार। और आज हम एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी सोच को, हमारे सिस्टम को और हमारी प्राथमिकताओं को चुनौती देता है। बिल्कुल। सोचिए, इटली की एक अदालत एक केमिकल कंपनी के अधिकारियों को पानी और मिट्टी में जहर घोलने के जुर्म में 141 साल की सजा सुनाती है। और ठीक उसी समय लगभग 8000 किलोमीटर दूर भारत के महाराष्ट्र में उसी कंपनी से खरीदी गई तकनीक से एक नया प्लांट काम करना शुरू कर देता है। ये कहानी जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही जटिल भी। आज हम द प्रिंट की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के आधार पर एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की परतों को खोलने जा रहे हैं। हाँ, ये मुद्दा है फॉरएवर केमिकल्स यानी पीएफएस का और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के प्लांट को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसका। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक विवाद नहीं है, ये हमारे लिए, खासतौर पर जो लोग यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। सही कहा। इसमें पर्यावरण है, गवर्नेंस यानी शासन के मुद्दे हैं, साइंस एंड टेक भी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को समझें। ये रहस्यमयी फॉरएवर केमिकल्स आखिर हैं क्या, इटली का वो मामला क्या था, और सबसे जरूरी सवाल, क्या भारत विकसित देशों के लिए अपनी प्रदूषणकारी टेक्नोलॉजी का एक तरह से डंपिंग ग्राउंड बन रहा है? यही सवाल इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो यही बताइए कि ये पीएफएसए या फॉरएवर केमिकल्स आखिर हैं क्या? नाम सुनने में ही बड़ा अजीब और खतरनाक लगता है। नाम बिल्कुल सही रखा गया है। पीएफएस का मतलब है पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो ये 10,000 से भी ज्यादा मानव निर्मित केमिकल्स का एक बड़ा परिवार है जो 1950 के दशक से हमारी जिंदगी का हिस्सा है। 50 के दशक से? जी हाँ। इनकी खासियत यह है कि ये पानी, तेल और चिकनाई को दूर रखते हैं और ये बहुत ज्यादा गर्मी और एसिड को भी झेल सकते हैं। लेकिन इन्हें फॉरएवर यानी हमेशा रहने वाले क्यों कहते हैं? क्या ये कभी खत्म नहीं होते? यहीं पर मतलब विज्ञान की भूमिका आती है और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। वो कैसे? इन केमिकल्स के अणुओं में कार्बन और फ्लोरीन के बीच एक बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे मजबूत रासायनिक बंधनों में से एक है। अच्छा। इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से ये पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होते। ये हजारों साल तक मिट्टी में, पानी में और यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी बने रह सकते हैं। हजारों साल तक? जी, इसीलिए इन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है। एक मिनट, मतलब मेरे किचन में जो नॉनस्टिक पैन है या बारिश से बचाने वाला जो रेनकोट मैं पहनती हूँ, उसमें भी ये फॉरएवर केमिकल हो सकता है? बिल्कुल, बहुत मुमकिन है। और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। ये इतने उपयोगी हैं कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे कि नॉनस्टिक बर्तनों से लेकर पिज्जा के डब्बे, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न के पैकेट, वाटरप्रूफ कपड़े, कालीन, पेंट, इन सब में हो सकते हैं। अरे बाप रे! और ये तो सिर्फ घरेलू चीजें हैं। हाईटेक इंडस्ट्री तो इनके बिना चल ही नहीं सकती। आपके स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर चिप्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, मतलब हर जगह है ये? हर जगह। यहाँ तक कि मेडिकल इम्प्लांट्स जैसे स्टेंट और कैथेटर में भी इनका इस्तेमाल होता है। कई जगहों पर तो इंडस्ट्री के पास इनका कोई अच्छा विकल्प भी मौजूद नहीं है। समझ गई। ये एक तरह का आवश्यक शैतान जैसा है। उपयोगी बहुत है, लेकिन इसका खत्म ना होना ही इसे खतरनाक बनाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, ये हमारे शरीर में गंदे पानी या खाने के जरिए पहुंचते हैं। अमेरिका की जो टॉप हेल्थ एजेंसी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेज, हाँ। उनका कहना है कि एक बार शरीर में पहुंचने के बाद ये बाहर नहीं निकलते, बल्कि धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। जमा होते रहते हैं? जी। अब क्योंकि ये 10,000 से ज्यादा तरह के हैं तो हर एक पर रिसर्च करना मुश्किल है, लेकिन अब तक की स्टडीज इनके संपर्क को कई गंभीर समस्याओं से जोड़ती हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी, कुछ तरह के कैंसर का खतरा बढ़ना और सबसे चिंताजनक, शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी का कमजोर होना। हाँ, ये एक धीमे जहर की तरह है जिसका असर शायद सालों बाद दिखाई दे। ये तो हुई विज्ञान की बात, लेकिन इस पूरी कहानी में एक इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर वाला एंगल भी है जो इटली से शुरू होकर सीधे महाराष्ट्र के रत्नागिरी पहुंचता है। हाँ बिल्कुल। बताइए, इटली की उस कंपनी मिटेनी के साथ असल में हुआ क्या था? मिटेनी इटली के विसेंजा प्रांत में 1960 के दशक से यही पीएफएस केमिकल्स बना रही थी और कई दशकों तक कंपनी अपना जहरीला केमिकल वाला पानी बिना ठीक से साफ किए सीधे नदियों में बहाती रही। बिना साफ किए? जी।
2013 में जाकर ये बात आधिकारिक तौर पर सामने आई कि कंपनी की वजह से उस पूरे इलाके का ग्राउंड वाटर और पीने का पानी बुरी तरह जहरीला हो चुका है। और फिर क्या हुआ? मामला अदालत गया होगा। बिल्कुल, सालों तक केस चला और इसी साल जून में एक ऐतिहासिक फैसला आया। क्या फैसला था? विसेंजा की अदालत ने कंपनी के पूर्व मैनेजरों और अधिकारियों को पानी में जहर घोलने के आपराधिक मामले में दोषी पाया और उन्हें कुल मिलाकर 141 साल की जेल की सजा सुनाई। 141 साल? ये तो किसी हत्याकांड जैसी सजा है। जी, मतलब इटली की अदालत इसे सिर्फ एक औद्योगिक लापरवाही नहीं बल्कि एक सोचा समझा अपराध मान रही थी। जाहिर है। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है ना? हाँ, बिल्कुल। इस कानूनी कार्रवाई के बीच 2018 में मिटेनी दिवालिया हो गई। अच्छा। और ठीक एक साल बाद 2019 में मुंबई की एक कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज ने मिटेनी की सारी संपत्ति खरीद ली। सारी संपत्ति मतलब प्लांट, मशीनें, सब कुछ? सिर्फ प्लांट और मशीनें ही नहीं बल्कि उसके सारे डिजाइन, पेटेंट और 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी। मतलब उन्होंने सिर्फ कबाड़ नहीं खरीदा बल्कि वो पूरा का पूरा बौद्धिक खजाना खरीद लिया, जिसकी वजह से इटली में इतना बड़ा पर्यावरणीय संकट पैदा हुआ था। एकदम सही। और यहीं पर एक क्लासिक पैटर्न देखने को मिलता है जिसे कई एक्सपर्ट्स एनवायरमेंटल डंपिंग कहते हैं। एनवायरमेंटल डंपिंग? हाँ, मतलब जब एक देश में पर्यावरण के नियम सख्त हो जाते हैं तो प्रदूषण फैलाने वाली तकनीकें और उद्योग उन देशों का रुख करते हैं जहां कानून या तो ढीले हैं या उनका पालन सख्ती से नहीं होता। अच्छा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ने अपने आईपीओ दस्तावेजों में साफ साफ लिखा था कि उनका इरादा मिटेनी के बाजार और ग्राहकों पर कब्जा करना है, और इसी तकनीक को रत्नागिरी के लोटे परशुराम प्लांट में लगाने के लिए उन्होंने 550 करोड़ रुपए का निवेश किया। और जैसे ये कनेक्शन सामने आया होगा, हंगामा खड़ा हो गया होगा। होना ही था। ठीक है, तो विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं का क्या कहना है इस पर? उनका सवाल बहुत सीधा और तार्किक है। एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने पूछा कि जो प्लांट और तकनीक इटली में पर्यावरण में जहर घोलने की वजह से बंद हो गई, उसे भारत में काम करने की इजाजत कैसे मिल सकती है? सही सवाल है। उन्होंने प्लांट को तुरंत बंद करने की मांग की है। और सरकार का क्या कहना है? जो रेगुलेटरी बॉडी है, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड MPCB, उनका क्या रुख है? महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने एक स्टैंडर्ड जवाब दिया है कि विशेषज्ञों की एक कमेटी प्लांट की जांच करेगी और कुछ भी हानिकारक होने पर इजाजत नहीं दी जाएगी। और MPCB ने भी कहा है कि उन्होंने एक नियमित जांच शुरू कर दी है और कंपनी के पास सारी जरूरी मंजूरियां हैं। लेकिन यहां उनकी तरफ से एक बयान आया है जो इस पूरे मामले की जड़ है। MPCB के एक अधिकारी ने कहा, फॉरएवर केमिकल्स भारत में प्रतिबंधित नहीं है। एक मिनट, क्या कहा? भारत में प्रतिबंधित नहीं है? जी। ये लाइन तो बहुत कुछ कहती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी कानून के दायरे में रहकर जहर बना रही है तो रेगुलेटर कुछ नहीं कर सकता। तकनीकी रूप से हाँ, जब तक कोई चीज प्रतिबंधित ना हो तब तक उसे बनाना गैर कानूनी नहीं है, बशर्ते आप उत्सर्जन के मौजूदा मानकों का पालन कर रहे हो। तो ये तो रेगुलेशन में एक बहुत बड़ा गैप हुआ। बिल्कुल। MPCB का कहना है कि अगर जांच में कोई गड़बड़ी मिली तो वो कारण बताओ नोटिस या बंदी का नोटिस देंगे, लेकिन वो भी मौजूदा नियमों के उल्लंघन पर ही आधारित होगा। ठीक है, अब आते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर। जिस कंपनी पर ये सारे आरोप लग रहे हैं वो खुद को कैसे डिफेंड कर रही है? हाँ, उनका भी पक्ष है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का कहना है कि उनकी तुलना मिटेनी से करना गलत और भ्रामक है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनका मुख्य तर्क ये है कि मिटेनी का मामला दशकों तक बिना ट्रीटमेंट के सीधे नदियों में गंदा पानी छोड़ने का था, जबकि भारत के पर्यावरण कानून बहुत कड़े हैं और ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। उस टेक्नोलॉजी का क्या जिसे उन्होंने मिटेनी से खरीदा है? उनका कहना है कि उन्होंने मिटेनी को उसकी टेक्नोलॉजी के लिए खरीदा था, जिसे उन्होंने भारत लाकर री-इंजीनियर और अपग्रेड किया है ताकि वो भारतीय मानकों पर खरी उतरें। री-इंजीनियर और अपग्रेड? जी। उनका एक और दिलचस्प दावा है कि वित्त वर्ष 2027 तक PFAC से जुड़े उत्पाद उनके कुल बिजनेस का सिर्फ 0.15% होंगे। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनके लिए कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। लेकिन री-इंजीनियर और अपग्रेड तो एक बहुत अस्पष्ट शब्द है। क्या कंपनी ने कोई सबूत दिया है, कोई डेटा जारी किया है कि इस अपग्रेड से वो खतरा खत्म हो गया है जिसके लिए इटली में लोगों को जेल हुई? यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक जनता के सामने नहीं आया है। कंपनी ने ऐसा कोई तकनीकी विवरण सार्वजनिक नहीं किया है।
तो ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट बयानबाजी है। ये एक भरोसे का सवाल बन जाता है। क्या हम कंपनी के दावे पर यकीन करें या इटली के अनुभव से सीखें? तो अब इसका कुल मतलब क्या है? क्या ये मामला सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक का है या उस पूरे औद्योगिक क्षेत्र में कोई बड़ी और पहले से मौजूद समस्या है जहां ये प्लांट लगा है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर चोट करता है और इसका जवाब है हाँ, समस्या कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। कैसे? ये प्लांट लोटे परशुराम नाम के एक औद्योगिक क्षेत्र में है। ये 1986 में बना था और यहाँ केमिकल, फार्मा और इंजीनियरिंग की लगभग 450 फैक्ट्रियां हैं। 450 फैक्ट्रियां? जी, और इन सभी फैक्ट्रियों के गंदे पानी को साफ करने के लिए यहाँ एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी CETP बनाया गया है। एक कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट? सैद्धांतिक रूप से तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसका रिकॉर्ड कैसा है? रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। भाजपा के स्थानीय जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक विनय नाटू, जो खुद सत्ताधारी पार्टी के हैं, उनका आरोप है कि ये CETP बहुत प्रभावी नहीं और अपर्याप्त है। मतलब ये ठीक से काम ही नहीं करता? उनके अनुसार नहीं। वो कहते हैं कि इस इलाके में बॉयलर फटना और केमिकल लीक होना आम बात है। क्या ये सिर्फ एक नेता का आरोप है या इसका कोई आधिकारिक सबूत भी है? यहाँ ये जानना आकर्षक है कि इसका पुख्ता आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद है। किसी और ने नहीं, बल्कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने 2023 के अपने एक आदेश में साफ साफ कहा था। क्या कहा था NGT ने? NGT ने कहा कि ये CETP 2003 में अपनी स्थापना के बाद से ज्यादातर समय मानकों का पालन नहीं कर रहा था। ज्यादातर समय मानकों का पालन नहीं कर रहा था, ये तो बहुत गंभीर बात है। जी हाँ, NGT ने इस CETP के ऑपरेटर पर अप्रैल 2018 से अप्रैल 2023 के बीच नियमों के उल्लंघन के लिए 3.68 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। और आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े देखिए, इस दौरान लिए गए पानी के 252 सैंपलों में से 87 सैंपल फेल हो गए। 87? हाँ, यानी 1/3 से ज्यादा सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। ये तो पूरे मामले को एक नया और ज्यादा खतरनाक आयाम देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि समस्या सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक के केमिकल्स की नहीं है, बल्कि उस पूरे इलाके के औद्योगिक कचरे के प्रबंधन की है। बिल्कुल। आप एक ऐसे सिस्टम में एक और खतरनाक केमिकल ला रहे हैं जो पहले से ही फेल हो रहा है। एकदम सही। आप एक लीक हो रही बाल्टी में और पानी डाल रहे हैं। और यहीं पर पूर्व विधायक विनय नाटू का सुझाव गवर्नेंस के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या सुझाव है उनका? उन्होंने पारदर्शिता की मांग की है। उनका कहना है कि सभी कंपनियों को सार्वजनिक तौर पर बताना चाहिए कि वे कौन से उत्पाद बना रहे हैं और सरकार को भी बताना चाहिए कि कितना औद्योगिक कचरा पैदा हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। एक बुनियादी मांग है ये तो। जी, लेकिन जब तक ये जानकारी जनता के सामने नहीं होगी, तब तक जवाबदेही तय करना नामुमकिन है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। एक तरफ एक कंपनी है जो एक बदनाम विदेशी कंपनी की तकनीक इस्तेमाल कर रही है, लेकिन दावा कर रही है कि वो भारत के कानूनों का पालन करेगी। दूसरी तरफ नेता और कार्यकर्ता हैं जो खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और बीच में रेगुलेटर है जो कह रहा है कि ये केमिकल्स भारत में प्रतिबंधित ही नहीं है, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम जांच कर रहे हैं। और ये सब हो रहा है एक ऐसे औद्योगिक इलाके में जिसका प्रदूषण कंट्रोल करने का रिकॉर्ड पहले से ही NGT द्वारा दागी करार दिया जा चुका है। ये आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण सुरक्षा का एक क्लासिक केस है। बिल्कुल, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। ये भारत के रेगुलेटरी ढांचे का एक लिटमस टेस्ट है। क्या हमारे मानक पर्याप्त सख्त हैं? और अगर हैं भी, तो क्या हम उन कानूनों को जमीन पर ठीक से लागू कर पा रहे हैं? खासकर जब PFAS जैसे फॉरएवर प्रदूषकों से निपटना हो। हाँ, जिनके परिणाम दूरगामी और शायद अपरिवर्तनीय होते हैं। ये मामला टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के उस खतरे की ओर भी इशारा करता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए, खास तौर पर जो सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक नीतिगत सवाल। जी। स्रोत हमें बताते हैं कि यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विकसित देश इन हजारों PFAS केमिकल्स को धीरे धीरे प्रतिबंधित कर रहे हैं। नहीं उठाया है। तो सवाल ये है कि क्या भारत को किसी बड़े पर्यावरणीय संकट का इंतजार करना चाहिए और फिर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, या फिर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यानी एहतियाती सिद्धांत अपनाते हुए इन फॉरएवर केमिकल्स को सक्रिय रूप से रेगुलेट या प्रतिबंधित करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान, अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीति के बीच एक बहुत ही कठिन संतुलन बनाकर ही खोजा जा सकता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल है तो वो भी पूछें।
ऐसी ही गहरी और ज़रूरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।